चलिए ट्रांसपिरेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट when the photosynthesis is taking place and stomatas are open, the exchange of gases will take place. At the same time there will be a loss of water in the form of water vapor. ऐसा क्यों होता है? अगर ये हमने आपको कल की क्लास में ये एक लीफ बनाते हैं जिसमें ये स्टोमेटास ओपन है और इस लीफ के पीछे ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सी है आपकी? ये वो ट्यूब है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भरे होते हैं। बेसिकली आपका जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। बेटा स्टोमेटास के थ्रू जब वाटर लॉस होने लगता है, ये स्टोमेटास है, इसमें से वाटर लॉस हो रहा है, ओपन है स्टोमेटा। तो जब वाटर लॉस हो रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जब खुद एवापोरेट हो रहा होता है तो अपने पीछे पीछे वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाता है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बेटा, कोहेसिव फोर्स वो होता है जो दो चीजों को आपस में चिपकाता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स वो होता है जो दो चीजों को आपस में चिपकाता है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ रहे होते हैं तो इनके पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स वो इनके साथ चिपक जाते हैं और वो भी कहाँ मूव करने लगते हैं? बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। सो दिस इज हाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इन a direction where the stomatas are open and there will be a loss of water. जब इस तरीके से वाटर मूव करने लगता है तो it produces suction. ये क्या क्रिएट करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? सक्शन। सक्शन के थ्रू जितने भी, अगर ये ट्यूब इस तरीके से आपको बताया था, जाइलम क्या होता है? जाइलम इज अ हॉलो ट्यूब जो रूट से निकलती है। ये एक पूरी लंबी हॉलो ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब जिसके अंदर इधर से ब्रांचेस में से ये एक ही ट्यूब होती है बस। ये इस तरीके से इसकी ब्रांचेस हो जाती है। तो व्हेन ड्यू टू, अगर ये एक लीफ है और इस लीफ में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे एवापोरेट हो रहे हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा एवापोरेट हो रहे हैं तो वो अपने पीछे पीछे और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी बुलाते हैं। तो दिस प्रोड्यूसेस सक्शन। मतलब ये सक्शन क्या करेगा? ये इस वाटर को ऊपर की तरफ पुश मिलेगा, सक्शन। सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन को हमने आपको समझाया था, व्हेन यू टेक अ पाइप। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। समझा ही रही हो बेटा, समझा ही रही हो, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। एक्सप्लेन अगेन बोलने के लिए आप मेरे को समझाने तो दो। हाँ, जैसे कि आप स्ट्रॉ को जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर या वॉट एवर जूस यू आर ड्रिंकिंग, व्हेन यू सक, जब आप सक करते हो अंदर एयर को लेते हो, तो एयर जब अंदर आती है तो अपने पीछे पीछे किसको लेके आ जाती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को, या जूस या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप पी रहे थे। एग्जैक्टली जब स्टोमेटास ओपन होते हैं तो इधर से वाटर वेपर एवापोरेट होता है, वो वेपर बन के उड़ता है। जब वो उड़ रहा होता है, कोहेसिव फोर्स वो होता है जो दो चीजों को आपस में बांध के रखता है। तो इधर कोहेसिव फोर्स किसके बीच में है? वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। वाटर मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल को छोड़ता नहीं है, तो जब वो कुछ खुद निकल रहा होता है तो वो पीछे पीछे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है? खींचता है कि भैया तुम भी आ जाओ। तो ये खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? सक्शन। कि सक्शन क्रिएट हो गया है और एक सक्शन के कारण इस पूरे जाइलम के अंदर, जो कि एक हॉलो पाइप होती है, इसके अंदर पानी ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। वाटर मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। इस तरह के फोर्स, ये जो मूवमेंट है वाटर का, इसको आप यूनिडायरेक्शनल कहते हो, जो कि पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट का प्रोडक्ट क्या था? रूट में से आपको वाटर एंड एब्जॉर्ब्ड मिनरल मिला था। वाटर हमको क्या देता, मतलब पानी तो मिल रहा है और पानी के अंदर क्या है? डिसॉल्व्ड मिनरल या एब्जॉर्ब मिनरल जो कि प्लांट को चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिल रही है। इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हमने आपको ये बात भी बताई, इस ट्रांसपिरेशन में 95% ऑफ वाटर विल लॉस, देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर। कितना? 95%। तो खाली 5% ही फोटोसिंथेसिस के लिए बचता है।
अब 95% वाटर लॉस हो गया है, बट जैसे जैसे ये पानी ऊपर चढ़ रहा था तो इसके अंदर एब्जॉर्ब मिनरल था। तो जो भी पार्ट है प्लांट का जिसको मिनरल चाहिए जो कि पानी के अंदर ऑलरेडी है, भाई ये पानी ऊपर तो चढ़ ही रहा है, तो अगर किसी भी पार्ट को मिनरल चाहिए तो वो पार्ट मिनरल को एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये पानी ऊपर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, कहाँ, टुवर्ड्स टोमेटास। बेटा आप इस तरीके से बैठने को बोला था मैंने, बॉल की तरह, है ना, हाँ इस तरीके से ऐसे, तो आप इसीलिए बिल्कुल पीछे सपोर्ट ले लो अच्छे से। जैसे स्टूल तुम देखना कि कौन सा बेस्ट रहेगा, जो मेरी ख्याल से ये स्क्वायर वाला लोगे ना तो इससे बिल्कुल आप पीछे चिपक जाओगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस हो गया 95%। अब मैंने आपको क्या बताया, ये एक और काम करता है, कूलिंग द plants, ठीक है। इट ऑल्सो help to regulate the temperature of plants. You will find this term in your NCERT. It regulate the temperature of the plants. Plants के temperature को regulate करता है। जैसे कि human body sweat करती है, and when you sweat and your sweat when evaporate, it leave your body cool. जब पसीना सूखता है, evaporate होता है, तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। In the same way क्या होगा, जब पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में उठता है, तो जो प्लांट है जो कि पूरे टाइम सनलाइट की प्रेजेंस में रहता है, वो भी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगा, अपनी बॉडी को कूल डाउन कर पाएगा, बिकॉज द प्लांट इज प्रेजेंट इन सनलाइट एटलीस्ट फॉर 7-8 आवर्स, ठीक है। हम राजस्थान के प्लांट की बात करें तो उसको 7-8 घंटे बढ़िया धूप मिलती है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसको अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है। बोलो, अब क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चों, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, आयु भव्य क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, अब हम ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है बेटा? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में तो भैया ट्रांसपिरेशन ने पानी पहुंचा दिया हर एक पार्ट में। अब रात को क्या होगा बेटा? कोहेसिव फोर्स, दो चीजों को बांध के रखने वाला, दो चीजें जो कि सेम तरह की है। एक होता है एडेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। जो आपकी फेविकॉल होती है वो एडेसिव होती है, एडेसिव वो होती है जो दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ती है एक साथ। आप फेविकॉल को लगा के आप कोई भी दो चीज़ों को जोड़ सकते हो, बट दो सेम चीज़ों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को जो साथ बांध के रखता है, इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। आई थिंक अब थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। एडेसिव फोर्स, any two different molecules, any two different substance will combine, will get attached together। तो किसी भी दो different चीजों को जोड़ने के लिए जो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो एडेसिव होता है। फेविकॉल आपका एडेसिव का काम करता है, और कोई भी दो सेम चीजों को एक साथ रखने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो कोहेसिव होता है। बोलो भव्य, क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब जब अब हम रात की बात कर रहे हैं। रात में पलाश, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास, ट्राई टू बी जॉइन द क्लास ऑन टाइम, ठीक है। हर दिन कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट लेट आना इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। ये चीज़ हमारे पिछले साल भी होती थी, इस साल भी चालू हो गई है। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट टाइम से मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुमको एंट्री दूं या नहीं, ठीक है। नेटवर्क इश्यूज रोज नहीं होते। अगर कोई बच्चा मुझे ये भी बोले कि, या तुम ही बोलो कि मैम नेटवर्क इशू, बेटा नेटवर्क इशू हर दिन नहीं होता। एक दिन समझ में आता है, 2 दिन समझ में आता है, बट कंटिन्यूसली वो नेटवर्क इशू तुम्हारे साथ ही हुए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दिन के समय ट्रांसपिरेशन से क्या हो गया है? दिन के समय ट्रांसपिरेशन से हमारा काम बन गया है। हमें क्या काम बनाना था? हमको जो रूट में वाटर और उसके अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब थे वो प्लांट के हर एक रिक्वायर्ड पार्ट में पहुंचाना था। अब रात के समय में क्या होगा? रात के समय पे ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं सकता बिकॉज सनलाइट नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो रात के समय पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को अंदर पहुंचाने के लिए,
जो या फिर जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? रूट प्रेशर। सुन लेंगे एक बार, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ये मैंने एक रूट हेयर बनाया है, लास्ट क्लास में भी यहाँ पे छोड़ा था हमने। इस रूट हेयर के अंदर क्या है? एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर। क्या है? वाटर भी है और मिनरल्स भी है, दोनों चीजें हैं। सॉइल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, प्लस वाटर तो होता ही है अगर हम सॉइल की बात करें। अब होता क्या है? रूट क्या चाहती है बेटा? रूट के जो सेल हैं वो ये मिनरल को और एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जो मिनरल कहाँ पे है? इनके पास, सॉइल के पास। तो इसके लिए रूट हेयर के जो सेल होते हैं, दे यूज देयर एनर्जी, विच मीन्स एटीपी को यूज कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस विल बिकम, क्या बोलते हो? एक्टिव प्रोसेस। क्या फ्लोएम में ये टर्म सुनी थी? एक्टिव प्रोसेस क्या होता है बेटा? एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें सेल अपनी एनर्जी को यूज करता है टू गेट समथिंग इनसाइड। तो इधर रूट हेयर के सेल अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और इसके अंदर क्या भर देते हैं? बहुत सारा मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड। मिनरल अंदर क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द सेल, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर एनर्जी टू गेट द मिनरल इनसाइड। अब एक समय के बाद इसमें बहुत सारा मिनरल हो गया। ठीक है, अब जब बहुत सारा मिनरल हो जाएगा तो क्या होगा? बाहर वाला अब क्या हो गया है? डाइल्यूट हो गया है। सॉइल वाला जो पार्ट है, सॉइल के अंदर, सॉइल वाले पार्ट में लेस मिनरल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम के बाद, कुछ समय के बाद बच्चों क्या होने वाला है? कुछ समय के बाद लेस मिनरल्स सॉइल में होंगे, मिनरल्स लेस होंगे एंड वाटर मोर होगा, वाटर मोर होगा। तो ये वाला हो गया है डाइल्यूट, और अंदर वाला क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो अंदर का सोल्यूशन कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। तो अंदर वाला सोल्यूशन अब क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसके अंदर सेल स्वेल अप हो जाता है, बाहर का पानी अंदर मूव करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही होने वाला है। ये डाइल्यूट हो गया है, यहाँ पे मिनरल की सोल्यूशन बढ़ गया है, मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है सेल के अंदर, रूट के अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? सॉइल में से पानी मूव करना चालू करेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल ज्यादा हो गई है। जब मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो सराउंडिंग से, हम यही तो करते हैं, सराउंडिंग से वाटर मूव करता है इनसाइड द सेल। तो इधर सराउंडिंग क्या है? सॉइल। सॉइल में से हाइपर होता है जिसके अंदर सेल के अंदर शुगर या सॉल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो सराउंडिंग से अंदर मूव करेगा वाटर, जिसके अंदर ये स्वेलअप हो जाएगा, और बेसिकली हम तो क्या बोलेंगे? वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड। तो आप यही तो चाहते थे कि रूट में पानी अंदर घुसे। सो दिस इज हाउ इन द नाइट, ड्यू टू रूट प्रेशर, the water will again start moving inside the plant. क्लियर है? थोड़ी बात समझ में आ रही है? यस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस वाली। अब मैं लिखवाने का काम करूंगी, पहले समझ में आ गया तो देख लो, है ना? लिखवाऊंगी अभी। बोर्ड ब्लर हो रहा है, ये एक बार फिर बताना, अगर सबके लिए ब्लर हो रहा है तो मेरे को फिर से मीटिंग छोड़नी पड़ेगी, और नहीं तो आशना आप एक बार मीटिंग छोड़ो। ज्यादा लोग नो मैम बोल रहे हैं, इन बिटवीन हो रहा है, क्या करूं बेटा? मुझे खुद को आज समझ में नहीं आ रहा है।
एक बार फिर से रीजॉइन कर लेती हूँ, और तो क्या करूँ। हुआ क्लियर? हुआ है क्या क्लियर पहले से? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ है पहले से? जिनको पहले ब्लर हो रहा था उनसे पूछ रही हूँ, ईशा, इज इट बेटर नाउ? देखो मेरे पार्ट में मैं रीजॉइन ही कर सकती थी, तुम्हारे पार्ट में तुम रीजॉइन कर सकते हो। फिर भी नेटवर्क इश्यू होंगे तो फिर आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, चलो चलो अपन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इसमें बहुत ये डायग्राम आप लोग बना रहे हो तो बनाओ बेटा। बन गया है? बन गया है? चलो बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो जितना जितना मैंने लिखा हुआ है वो मैं तुमको लिखवा देती हूँ। जाइलम टिश्यू की बात कर रहे हैं। जाइलम टिश्यू दो तरह के प्रोसेस होते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from the aerial part of the plant, from the aerial part, aerial का मतलब समझते हो, खुला हुआ पार्ट, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। एरियल पार्ट में से जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं लिखवा देती हूँ। हाँ, इसमें 95% ऑफ वाटर इज लॉस्ट, ठीक है। इट क्रिएट सक्शन ड्यू टू विच water starts moving upward, water with absorbed mineral, water किसके अंदर क्या है? with absorbed mineral, ये लिख लेना। कैसा पानी जिसके अंदर मिनरल एब्जॉर्ब है। It creates suction due to which water with absorbed minerals start moving upward, ठीक है, ऊपर मूव करता है and reaches all parts of the plant, ठीक है। It also regulate the temperature of the plant, ये प्रोसेस क्या करता है? प्लांट का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। कैसे? इट हेल्प्स द प्लांट टू कूल डाउन by losing water in the form of vapor, ठीक है। जब वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो प्लांट क्या करता है? कूल डाउन करता है, ठीक है। लिख लो यहाँ तक।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया। I'm done. डन? और लोग लिख लो। आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत है बता देना बेटा। एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, वैसे कुछ बचा नहीं है, ठीक है? देखो मैंने अभी भी फिर से बता देती हूँ, मैंने लिफ्ट का आप लोगों के लिए बिल्कुल डायग्राम के साथ एक वीडियो बनाया है। 30 मिनट्स का वीडियो है, वो पूरा लिफ्ट कवर कर रहा है। जितना में से ट्राई होगा मैं और भी ऐसे 10-10 13-13 मिनट के वीडियोस बनाऊंगी। 10 to 15 मैक्सिमम लिमिट रखूंगी और आपके टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगी। उसके अंदर मैं सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंसेस इन कॉलम पूरे दे रखे हैं आपको। व्हाट इज लिम्फ, वेयर इट इज फॉर्म गिवन है आपको, पाथवे ऑफ लिम्फ गिवन है एंड यूजेस ऑफ लिम्फ। तो मतलब वो 13 मिनट आपने अगर देख लिया तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट लिम्फ। आपको सारी चीजें पता लग जाएगी और सिर्फ उसमें से ही बोर्ड में आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। तो जस्ट प्लीज डू वॉच द वीडियो एंड लेट मी नो इज इट हेल्पफुल, क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज जो ये जॉब है जो मैंने किया है इट इज़ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? ये थोड़ा सा समय लेता है, तो आई नीड टू नो कि ये मुझे समय आप लोगों के लिए निकालना चाहिए या नहीं, ठीक है? संचित देखो तो भाई साहब, हमने तो कल रात को डाल दिया था, देखा तो है नहीं आप लोगों ने, है हेल्पफुल तो जब आप लोग देखोगे फिर फीडबैक दोगे तो पता लगेगा ना। अभी तक तो आधी से ज्यादा जनता ने तो देखा ही नहीं है। देखो आप, चलिए रब कर दे इसको। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मोड क्या है? मैम हैवेंट सीन इट टिल बट येट इट श्योर ओके, देख लेना क्या। आगे बात करते हैं रूट प्रेशर, ठीक है? रूट प्रेशर कब इफेक्टिव होता है? ड्यूरिंग नाइट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब इफेक्टिव होता है? रात के समय, ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज ट्रांसपिरेशन विल नॉट बी देयर, बिकॉज स्टोमेटास विल नॉट बी ओपन। तो रात में क्या होगा? सेल यूज देयर एनर्जी। ये पूरा डायग्राम आपने बना ही लिया है, तो वही पॉइंट्स मतलब मैं बता देती हूँ। सेल यूज देयर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। सेल यूज देयर एनर्जी टू गेट द मिनरल्स फ्रॉम the soil, ठीक है? Due to which there is a difference in the concentration of minerals inside the cell and in the soil, which will result in the flow of water from the soil to the cell due to osmotic pressure। ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सारा ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा है ना? ये चीज तो पढ़ी आपने। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हुआ, ठीक है, जिसके कारण पानी विल स्टार्ट मूविंग इनटू द रूट हेयर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये भी लिख सकते हो।
which will result in the flow of water from the soil to the cell. Cell की जगह root hair लिख लो, to the root hair, ठीक है, और इधर लिख लो due to osmosis, due to osmosis, ठीक है, due to osmosis. बोलो बच्चों, हो गया? क्लियर है? कोई डाउट? ये जो प्रेशर होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आपका जो पानी है रूट हेयर में से बहुत ज़्यादा हाइट पे जाए, ठीक है, बट हाँ काम चल जाता है क्योंकि ऑलरेडी जाइलम खाली नहीं है. जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू जो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपकी पाइप जो है ये ऑलरेडी खाली नहीं है, इसके अंदर पानी है बट वो पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा बिकॉज ट्रांसपिरेशन नहीं है. तो अब क्या होगा, अंदर से जब पानी रूट हेयर में आएगा तो वो पानी इस वाले पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगा. सो दिस रूट प्रेशर, ड्यू टू रूट प्रेशर जो वाटर एंटर किया इनसाइड द रूट हेयर एंटर किया है, दिस विल नॉट गो टू द हाइट्स, बहुत ज़्यादा हाइट कवर नहीं करता है, बट हाँ ट्रांसपिरेशन से जो पानी अंदर जाता है या मूव करता है वो रेडवुड करके कैलिफोर्निया में 300 फीट के प्लांट्स होते हैं, उन तक की हाइट पे पानी पहुंचा देता है. ऑब्वियसली उधर पानी कौन डालता है, तो नेचर के थ्रू ही वाटर जाता है अंदर बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन, ठीक है. बट रात को रूट प्रेशर इज द मैक्सिमम मैकेनिज्म ड्यू टू विच द वाटर विल मूव इनसाइड द रूट्स, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ जाओ, जल्दी बताओ. इज दिस क्लियर? एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मुझे जल्दी से बता दो क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया है? एनसीईआरटी चालू कर दिया आप लोगों ने? आज मैंने डाला था बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है? चलो, तो मैं पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की एक्सक्रीशन के बारे में ओरली बता देती हूँ, जैसा कि अपन हमेशा कर रहे हैं. स्टोरी बता देते हैं आपको, फिर आपको लिखवाएंगे. बेटा कोई भी चीज जो हम किचन में यूज करते हैं, जैसे कि आप पटाटो यूज कर रहे हो तो पटाटो के ऊपर की स्किन हटाई जाती है, या आप चिप्स खा रहे हो या चॉकलेट खा रहे हो उसका कोई रैपर होता है, बनाना खा रहे हो तो बनाना के ऊपर की बॉडी को पील किया जाता है, हटाया जाता है. तो इन सब केसेस में जो कचरा बनता है, जो वेस्ट क्या है, अगर आपने चॉकलेट खाई है तो उसका रैपर वेस्ट है, ठीक है, आपने पोटैटो पील किया है तो उसकी जो ऊपर की स्किन है वो वेस्ट है. ये सारे वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए देयर इज अ डस्टबिन, ठीक है, सबके घरों में डस्टबिन होता है, और उस डस्टबिन के अंदर जो कचरा होता है दैट नीड टू बी रिमूव रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है. उसकी इंटरवल क्या होती है, कई घरों में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है तो वो एक दिन में 2 बार कचरा फेंकते हैं, नहीं तो एक दिन में. अगर आप नहीं उसको फेंकोगे तो क्या होगा? अगर आप नहीं फेंकते हो तो हमको पता है उसके ऊपर मॉस्किटोज फ्लाइज विल स्टार्ट ब्रीडिंग, ठीक है, गंदगी फैलाएंगी, स्मेल आएगी. तो इसी तरीके से आपकी बॉडी भी क्या करती है, इधर हम बॉडी की किसकी बात कर रहे हैं, सेल की. आई रिपीट, एक्सक्रीशन में हम सेल के लेवल की बात करते हैं. हमारा सेल जो कि कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करते वक्त उसको एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चल रहे होते हैं, जिनको आप बोलते हो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन योर सेल, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. तो मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, हर एक सेल कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल रिएक्शन होता है, एंड एट द सेम टाइम वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है.
सेल की बात कर रहे हैं। तो ये जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में हो रहे हैं, तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें से मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप प्रोटीन को यूज करते हो, अमीनो एसिड को यूज करते हो, तो आपके सेल सबसे ज्यादा जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, आपको हर चीज के लिए कहते हैं कि प्रोटीन डाइट अच्छी रखो। ठीक है, किसी भी चीज के लिए क्या बोलेंगे, प्रोटीन डाइट अच्छी रखो। क्यों? प्रोटीन डाइट से आपके सेल ग्रो भी करते हैं, जो रप्चर सेल है वो और बनते भी हैं, प्लस हर एक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर मैक्सिमम वो क्या काम में लेता है, प्रोटीन को और अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बेटा अमोनिया। ये जो अमोनिया होता है, आज घर पे जाके सब लोग टॉयलेट क्लीनर का डब्बा उठा के देखना, जो बॉटल उठा के देखना, उसके पीछे लिखा होता है अमोनिया, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन योर टॉयलेट क्लीनर। तो इसका मतलब आपकी बॉडी अमोनिया क्रिएट करती है, विच इज हाईली टॉक्सिक। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉयलेट क्लीनर बन रहा है जो कि टॉक्सिक है, तो अब डेफिनेटली यू नीड टू मूव आउट, इसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हम एक्सक्रीशन बात करते हैं, जब भी एक्सक्रीशन में ओनली द सेल, जो सेल है वो जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन, जब आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन में जो फीकल मैटर जो आप पॉटी जिसको बोलते हो, वो इजेशन के प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हुआ था वो एलिमेंट्री कैनाल में। तो दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज नॉट अबाउट फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर किसको बोलते हैं, पॉटी को बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम फीकल मैटर की बात नहीं कर रहे हैं। ये इट इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन, बच्चों को एक्सक्रीशन का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, एक्सक्रीटा का मतलब वो वही समझते हैं फीकल मैटर। अगर मैं अभी क्लास में बोलूँ कि रेज योर हैंड, कितने लोगों को पता था एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटा मतलब फीकल मैटर? ठीक है, कितनों लोगों को कंफ्यूजन था, प्लीज लेट मी नो। तो मैं सुनना चाहूंगी। देखो हाथ खड़े हो रहे हैं, इनफैक्ट आई वाज द वन, मैं भी अपने स्कूल टाइम में आई वाज द वन, मुझे एक्सक्रीशन इन एनिमल का मतलब ये होता था कि हम फीकल मैटर की बात कर रहे हैं। सो नो, जब भी हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो हम सेल के लेवल पे जो वेस्ट बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मीनल इज सेइंग कि मैम आई वाज कंफ्यूज्ड। तो अब इजेशन के अंदर आपका फीकल मैटर बन गया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब किया, और फिर जो वेस्ट बना था वो एनस के थ्रू, स्फिंक्टर मैटर के थ्रू निकल के आपका वो फीकल मैटर दैट वाज स्पॉटी दैट मूव आउट। ठीक है, देखो इतने सारे येस आ रहे हैं। तो आई नो दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन जो बच्चों के बीच में रहता है। तो एक्सक्रीशन के अंदर वी विल टॉक अबाउट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेल, और वो सबसे बड़ा वेस्ट क्या है, सब बच्चों को समझ में आया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोटीन यूज कर रहे हैं और अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं, और वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया। वेयर डू यू फाइंड दिस अमोनिया इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर के डब्बे पे आज सब जो लोग जाके देखना अमोनिया लिखा होगा। तो हमारी बॉडी सबसे पहले जो इतना खतरनाक वेस्ट बनाया है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया है, इस मोर टॉक्सिक को सबसे पहले लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड लीवर। तो सबसे पहले लीवर का काम क्या होता है, जितना भी अमोनिया आपकी बॉडी में बना है वो एकदम से बाहर नहीं आता, तो हम इस अमोनिया को पहले लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिया। तो जो यूरिन पास कर रहे हो उसमें आपको पहले ही बताया था, यूरिन में जो यू टर्म आया है वो यूरिया से लिया गया है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है सेल से। तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। इस पार्ट को कौन कन्वर्ट करके देता है, हमारे लिए लीवर। अब ये यूरिया को हम धीरे धीरे हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। भाई है तो ये भी टॉक्सिक ही, निकालना तो है ही। आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं या पेरेंट्स कहते हैं,
when you have an urge for pee, please go. आपको यूरिन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए because it is toxic. It contain toxic substance that need to be removed. तो कभी भी हमें जो पी की अर्ज होती है, टीवी देखते वक्त या मूवी देखते वक्त कई लोग करते हैं, पढ़ते वक्त जिन लोगों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो रोकते हैं अपने आप को, ब्लैडर फुल हो जाता है, दे हैड दैट अर्ज बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग और गोइंग, तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो बेसिक चीज सब बच्चों को ये समझ में आ गई है कि कौन सा वेस्ट निकालने वाले हैं, सेल। ठीक, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये जो बेसिक आज समझ में आया है, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको लिखेंगे। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ collection, storage and removal of metabolic waste is called excretion। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सेल generates this waste। ठीक है, ये कौन सा, ये जो वेस्ट है ये कैसा होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द केमिकल रिएक्शंस which are taking place inside the cell। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट सेल ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, कब प्रोड्यूस किया, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। नाइट्रोजनियस होता है, ये भी आपको बता दिया क्योंकि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन और अमीनो एसिड। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं। लिख लो बच्चों। बढ़ो आगे, लिख लिया है, डन, चलो आओ। ये एक बार लिख लो, इजेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन में fecal matter as a waste is produced। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन के प्रोसेस में जो फीकल मैटर वेस्ट बनता है वो इजेशन लास्ट स्टेप होता है। आपको जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी सिखाया था तो अपन सारे स्टेप्स करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, अगर आपको याद हो, एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन देन इजेशन। तो इजेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो वो वेस्ट क्या है? फीकल मैटर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी में रिमूव करते हो डाइजेशन के प्रोसेस में। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट produced due to metabolic activities taking place in the सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट, वो रिमूव होता है एक्सक्रीशन में, ठीक है। ये लिख लो तो कभी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो सबसे मेजर जो कंफ्यूजन का पार्ट था वो आज शायद बहुत बच्चों का दूर हो गया होगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों? मैम हाँ लिख लो बेटा। हो गया? चलो रुको, रुके। हो गया? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने आसपास, अभी हम प्लांट एनिमल्स पे आने से पहले आपको बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास होते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर एनिमल्स की अगर बात करें, ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जो कि हम अमीबा की बात करते हैं, इनमें क्या होता है, अगर मैं ये अमीबा बनाऊं, अमीबा को कैसे भी बना सकते हैं। अमीबा की ये सेल एक सिंगल सेल बॉडी होती है, जो इसकी बॉडी होती है, ये पूरी इसकी बॉडी की सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ वेस्ट को प्रोड्यूस करती है दैट नीड टू बी मूव आउट, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को रिमूव करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस, जिसको हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से अचीव कर सकते हैं एट सेल्यूलर लेवल, ठीक है। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या है कि अगर बहुत ही छोटी सी बॉडी है, एक सिंगल सेल बॉडी है, तो सेल जब ये एक सिंगल सेल बॉडी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को प्रोड्यूस करके बाहर फेंकने के लिए डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस इज कंप्लीटली सफिशिएंट। काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। डिफ्यूजन मतलब जब जैसे इसको ऑक्सीजन चाहिए लेट्स से, ठीक है, इधर O2 के मॉलिक्यूल 2 हैं और इधर O2 के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। तो अगर अमीबा को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड। जब इसने वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम है, तो अगेन ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली ऑस्मोसिस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी हो तो वो भी बाहर निकल सकता है। बट ये किसके लिए पॉसिबल है, एक यूनिसेल्युलर बॉडी के लिए। लिखना चाहो तो लिख लो, यूनिसेल्युलर बॉडी अमीबा के लिए डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर सफिशिएंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस are sufficient at cellular level in the exchange of food and waste from the environment.
लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर sufficient at the cellular level. At the cellular level, diffusion and osmosis are sufficient at cellular level for the exchange of waste and food from the environment. For the exchange of food and waste from the environment. अक्षत आया है क्लास में आज? यस. नहीं है क्लास में अक्षर? क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ूं? अब हम सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात कर लेते हैं प्लांट की, क्योंकि बहुत छोटा सा है. ठीक है, बहुत छोटा सा है, तो तुमको प्लांट में बता देती हूँ प्लांट क्या करता है. आओ पहले समझ लो फिर लिखो. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? प्लांट. बेटा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करता है? प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सकता है. हाँ, हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता है. हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डेडिकेटेड ऑर्गन होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और वो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके बाद फिर आपके यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन आप पास आउट करते हैं. प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में यहाँ पे लीव्स होती हैं. इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस, जब इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है आपका O2, जो कि कैसे? स्टोमेटास के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लीव्स के थ्रू ही बाहर निकल जाता है. ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ग्रीन स्टेम है तो उधर भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा. और प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन भी करता है. डू यू नो दैट कि प्लांट भी रेस्पायर करते हैं. तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकालते हैं. अब रेस्पिरेशन कहीं भी हो रहा है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. तो ये दो प्रोडक्ट जो कि वेस्ट थे प्लांट के लिए. ऑक्सीजन वेस्ट है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, दैट इज अ वेस्ट फॉर प्लांट. तो वो रिमूव कर दिया कहां से? एक ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से. रेस्पायर जो कर रहा है प्लांट का पार्ट, वो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकाल देगा. अब क्या बचा? अब बात करते हैं रेजिन और गम्स की. रेजिन्स एंड गम्स. बेटा रेजिन और गम्स भी बेसिकली क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, रेजिन और गम्स भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. ये कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं? ये बार्क ऑफ द प्लांट पे. ठीक है, जिसको आप प्लांट की खाल भी बोलते हो. ब्राउन कलर का पार्ट जिसको आप कई बार सूखा होता है तो हट भी जाता है अपने आप. तो बार्क ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की बार्क होती है जिसको खाल बोलते हो, उसमें रेजिन और गम. कई बार आपने देखा होगा एक गोंद जैसा सा जो सिक्रीशन होता है, कई बार उनकी बार्क में से निकलता रहता है कंटिन्यूसली. ठीक है, दैट इज गम ओनली. इट्स अ वेस्ट. तो ये वेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? प्लांट की बार्क पे मिलेगा. वो जैसे ही सूख के लकड़ी का ऊपर का हिस्सा गिरेगा, जो आपकी प्लांट है उसकी जो स्टेम की बात कर रहे हैं, उसका जो सूखा हुआ पार्ट होगा, सेकेंडरी टिश्यूज, डेड टिश्यू से बना हुआ होता है बार्क. तो ये ड्राई होके सूख के गिरता है. तो सूख के जब गिरता है तो उसके अंदर रेजिन्स और गम भी होते हैं, जो कि वेस्ट होता है, वो गिर जाता है. दिस इज अदर वे ऑफ रिमूविंग द वेस्ट. नेक्स्ट क्या आता है? प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं. वो वैक्यूल्स भी वेस्ट को स्टोर करते हैं. ठीक है,
जब वो वैक्यूल प्लांट्स में के सेल में स्टोर हो गया है और किसी लीफ के सेल के अंदर वो वेस्ट है, फूड वो वैक्यूल है, तो अगर आप इस पत्ती को पकड़ लो, ठीक है, आराम से समझो, ये पत्ती है, ये पत्ती किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। इस सेल के अंदर वैक्यूल होगा ही, हर एक प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और आपको पता हो प्लांट के वैक्यूल्स का साइज बड़ा भी होता है, ठीक है, प्लांट के जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो अब क्या होगा, जब ये पत्ती सूखेगी, जब ये पत्ती सूख के गिर जाएगी, इट विल फॉल ऑफ, व्हेन इट विल फॉल ऑफ, तो क्या होगा, इसके अंदर प्लांट का, इस पत्ती के अंदर वो सेल भी था जिसके अंदर वैक्यूल था और उस वैक्यूल के अंदर क्या था? वेस्ट था। तो जब वो पत्ती गिर गई तो उस प्लांट का वो वेस्ट प्रोडक्ट भी गिर गया। तो सूखी पत्तियां, बार्क, ये सब के अंदर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल प्लांट का होता है और ये धीरे धीरे प्लांट रिमूव करता जाता है। उनकी स्किन जो होती है, प्लांट की जो बॉडी होती है, उससे दीज पार्ट विल टिथर ऑफ। टिथर ऑफ का मतलब होता है दे विल फेल डाउन, दे विल फॉल डाउन। तो वो जब गिर जाते हैं तो वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। अब मैं सब लिखवा रही हूँ, यही 4 तरीके हैं। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग स्टोमेटास, जब स्टोमेटास ओपन है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन को वो रिमूव कर देंगे। जब प्लांट्स रेस्पायर करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। रेजिन और गम जो वेस्ट है वो प्लांट की बार्क, जो सेकेंडरी टिश्यूज, डेड टिश्यूज से बना हुआ होता है बार्क, ये डेड टिश्यूज होते हैं सारे। तो जब बार्क रिमूव अपने आप गिरता है तो उसमें रेजिन और गम्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी गिर जाते हैं। प्लांट की जब लीव ड्राई होने लगती है तो ड्राई लीव्स के सेल के वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट स्टोर होता है, तो वो स्टोर्ड वेस्ट will also fall down when the dry leaf will tether off from the plant skin। ठीक है, चलिए अब मैं ये चारों के चारों आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिखवा देती हूँ। चलो लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ, ये डायग्राम से तुमको बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प मिलेगी नहीं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट जो मैंने समझाए हैं उनको लिखवा देती हूँ, फिर मुझे बताना लिखने के बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। एक्सक्रीशन इन प्लांट, पहला O2 is directly move out through stomata as a byproduct of photosynthesis। ठीक है, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रेस्पिरेशन वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट भी हो सकते हो इसको, comes out through again leaves and stems। थर्ड रेजिन, बस ये आंसर लिखे होगे फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके एग्जाम में एक्सक्रीशन इन प्लांट के लिए। रेजिन एंड गम्स, जम्स लिख दिया मैंने, रेजिन एंड गम्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द डेड टिश्यू। मैंने बताया ना बार्क कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू लाइक bark of the stem। ठीक है, और plants also store some waste in vacuoles fifth, in dry leaves waste get accumulated and they fell off।
ठीक है, लिख लो जरा। लिख के बताना आ रहा है कि समझ में। आ गया अनुष्का समझ में? क्लियर? दिस इज वॉट यू विल राइट। अगर एक्सक्रीशन इन प्लांट बोलता है, कुछ भी नहीं लिख के आओगे, सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखे आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको इधर उधर कोई बुक छानबीन करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और नोट्स मोर देन इनफ है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चलो मैम हाँ बोलो दीपांशी। मैम जो लीव्स में जो फेस डिजाइन और गमी की आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लीफ के तो जो सेल में होता है, वैक्यूल्स में होता है, उसी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो रेजिन और गम है वो डेड टिश्यूज बार्क के अंदर प्रेजेंट होता है। रेजिन और लीव्स में कभी आपने थोड़ा ना देखा है रेजिन, मतलब ये गम वाला पार्ट। ठीक है, तो ड्राई लीव्स के अंदर तो बेसिकली क्या होता है, जब लीफ सूखती है तो लीफ के जो सेल होते हैं, उन सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर ऑलरेडी वेस्ट स्टोर था। तो अब जब लीफ सूखी हुई लीफ गिरेगी तो उसमें वैक्यूल भी था, उसके अंदर वेस्ट था, वो भी गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है दीपांशी? ठीक है, ओके चलो। अब मेरे पास समय थोड़ा बचा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम्हें एक बार बेसिक फिर से जो जो चीज़ बताई है उसी को एक बार बता देती हूँ और 2 चीज़ और ऐड कर देती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा एक डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उस डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ बॉडी ऑर्गन्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जो उसमें प्राइमरी ऑर्गन होता है जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है किडनी। ठीक है, आप सब लोग अगर डायग्राम एनसीईआरटी में निकालना चाहो तो निकाल लो। वो क्या होता है? किडनी। वी हैव 2 पेयर, नॉट 2 पेयर, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी। ये किडनी, ये जो 2 किडनीज होती हैं, ये राजमा आपने देखा है उसकी शेप की होती है। बेसिकली राजमा उसकी शेप का होता है, किडनी का शेप का। दैट इज द रीजन हम राजमे को किडनी बीन्स कहते हैं। ठीक है, सो ये किडनी जो होती है, 2 किडनीज, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो आपकी लोअर एब्डोमेन होती है उसके नीचे वर्टेब्रल कॉलम में पीछे की तरफ होती है। ठीक है, कहाँ होती है? ये एब्डोमेन है, उसके नीचे जाएंगे लोअर एब्डोमेन में बैक। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम जहाँ आपका खत्म हो रहा है वहां पे पीछे की तरफ होती है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उनको लोअर बैक में पेन होता है। ठीक है, जिनको किडनी से रिलेटेड इश्यू का क्या मतलब है कि भैया किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर उनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है तो वो किसकी शिकायत करेंगे? पीछे लोअर बैक में पेन की शिकायत करेंगे। रीजन क्योंकि ये दोनों किडनीज उधर आपके प्रेजेंट होती है। ये जो 2 किडनीज होती है, इन दोनों किडनी में से एक ट्यूब, 2 ट्यूब निकलती है, एक किडनी में से एक ट्यूब निकल रही है। यू कैन सी दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। आपकी किडनी जो होती है वो फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है। बेसिकली हमारी जो बॉडी के अंदर किडनी होती है, इसके अंदर आप, चलो इसके अंदर हम कल घुसेंगे, आज तो तुम ऊपर का ही सुन लो। तो यूरेटर क्या लेके जा रहा है? जो किडनी ने वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया है, और हमको पता है वो वेस्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये किडनी से यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है।
यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक बैग होता है जिसको आप यूरिन से भरते जाते हैं। ये जब फुल हो जाता है या फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, मतलब आपके दिमाग में मैसेज आता है, यू फाइंड एन अर्ज टू पास यूरिन। ठीक है, आपको ऐसे दिमाग से सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, दिमाग से सिग्नल मिलता है कि देयर इज अ नीड टू पी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस यूरिन को बाहर निकालते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ बाहर निकलता है। यूरेथ्रा के अंदर फिर से स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, तो मतलब जब स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो वो उसके थ्रू उसमें क्या हो रहा है, यूरिन बाहर निकलने लग जाएगा। पहले भरता है, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस चलता है। स्फिंक्टर मसल्स यही तो होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो यूरेथ्रा के अंदर भी क्या होती है, स्फिंक्टर मसल्स होती है जो कि रेगुलेट करती है यूरिन को। ठीक है, तो ये बहुत ऊपरी सा है। अच्छा, क्या यही प्राइमरी ऑर्गन किडनी ही वेस्ट प्रोड्यूस करके निकलता है? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होती है उसको रिमूव करती है। ये सेकेंडरी ऑर्गन्स है। स्किन, जो आपकी स्किन होती है, स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा सॉल्ट। ठीक है, मिनरल्स जो आपकी बॉडी अनवांटेड सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं, आयंस हैं, जो कि आप इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट आप अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। ठीक है, एक और है लीवर का, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर 2 क्वेश्चन और नए आ जाएंगे, तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो लंग्स का आप याद रखिए कि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रही है। स्किन, कोई कुछ बोला क्या? स्किन इधर से कोई बोल रहा है क्या? ठीक है, तो बस आप अभी की क्लास के लिए ये लिख लीजिए कि जो वेस्ट बनता है वो अमोनिया होता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। इस हाईली टॉक्सिक को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है जो कि लेस टॉक्सिक होता है। इस लेस हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए लीवर काम में आता है। लीवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, और फिर ये यूरिया एज अ वेस्ट आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, लिख लिया? अब किडनी के अंदर बस थोड़ा सा एक पार्ट और बता देती हूँ जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन, किडनी इटसेल्फ इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट, बट किडनी के अंदर माइक्रो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी। अगर मैं आपको उनका नंबर बताऊं, उन यूनिट्स जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स का नंबर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर होते हैं। तो दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स को अगर आप फैला के साइड बाय साइड रखना चालू करोगे तो 16 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या खतरनाक चीज़ें प्रेजेंट है और वो कितना एरिया घेरती है, ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको बताई है। तो अगर नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन को ऐसे साइड बाय साइड रखना चालू करोगे तो टोटल दोनों 2 मिलियन जो नेफ्रॉन्स आपकी दोनों किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, तो दे विल कवर 16 किलोमीटर ऑफ द रोड। ठीक है, 16 किलोमीटर रोड को कवर कर देते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये इट विल टेक टाइम। नेफ्रॉन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर द थियोरी क्लास। अब मैं अपनी खुद की शीट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज आपकी पूरी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, सिर्फ एक नेफ्रॉन बचा है, सिर्फ नेफ्रॉन बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो कंप्लीट योर एनसीईआरटी एंड द शीट्स दैट आई गिव यू टुडे। ठीक है, रात तक आपको मिल जाएगी, तो आप लोग करिए। कल टेस्ट की तैयारी कर लो, लेना नहीं लेना मैं सुबह डिसाइड करके बताऊँ। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो आई लेट यू नो टुमारो। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर प्रिपेयर।
अनुष्का बेटा अभी, अच्छा अभी तुम्हारा लास्ट टेस्ट तो साइंस का ही हुआ था ना अनुष्का, के मैथ्स का टेस्ट है हमारा, ठीक है। चलिए इतना ही रखें आज के लिए, चलो ओके बेटा, बाय। Thank you, ma'am. ओके बेटा, एंड प्लीज डू वॉच द वीडियो। ओके बेटा। ओके बेटा।